हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे। और तो आज मैं एक वीडियो लाई हूँ जिससे आप लोगों को मोटिवेशन मिलेगा कि दिल्ली पुलिस की तैयारी अगर आप कर रहे हैं और आपने एक दो एग्ज़ाम पहले भी दे दिए हैं, उनमें आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, या फिर किसी का यूपी पुलिस में 0.1 नंबर 2 नंबर से रह गए हों। क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं कि बोलते हैं मेरा भी यूपी पुलिस का जो रिज़ल्ट आया उसमें 1-2 नंबर से आउट हो गए, तो वो पूछते हैं अब मैं क्या करूँ, दिल्ली पुलिस की तैयारी करूँ या फिर यूपी पुलिस की तैयारी करूँ, या फिर वो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट भी हो गए हैं कि 1-2 नंबर से नहीं हो रहा है हमारा। तो उसके लिए भी आज मैं ऐसी वीडियो लाई हूँ जिससे कि आप लोगों को मोटिवेशन मिलेगा कि एक भी एग्ज़ाम को अगर आपका नहीं होता है तो उसको देखकर आपको हारना नहीं है, नेक्स्ट एग्ज़ाम की आपको तैयारी करनी है। क्योंकि हार कर बैठने के बाद आपको कोई भी जॉब नहीं मिलेगी जब तक आप खुद से तैयारी नहीं करेंगे। तो इसी मामले में आज हमारे साथ हैं अनीता, जो कि राजस्थान के जयपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं। तो आज हम इनके साथ बातें करेंगे कि कैसे इन्होंने अपना प्रिपरेशन किया दिल्ली पुलिस के लिए। इससे पहले इन्होंने कौन-कौन से एग्ज़ाम दिए जिसमें इनकी फाइनल मेरिट से रह गई या फिर किसी वजह से रह गई, जिसके बाद ये तैयारी करती रही लगातार और अब दिल्ली पुलिस में हमारे साथ सिलेक्टेड है। क्योंकि इन्होंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं, इतने मैंने भी एग्ज़ाम नहीं दिए। मैंने तो केवल एक ही एग्ज़ाम डायरेक्ट दिया था, जो को आप लोगों को पता है। दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम दिया था, एक ही बार में मेरा हो गया था। तो मुझे कुछ इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है कि अनदर एग्ज़ाम के बारे में कि कैसे किस में एग्ज़ाम होता है। तो उसके बारे में आज हम इनसे बात करेंगे और इन्होंने कौन-कौन से एग्ज़ाम दिए उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इनका इंट्रोडक्शन जानते हैं कि कहाँ से हैं और इनकी कहाँ से, वो तो मैंने आपको बता दिया, और इनकी फैमिली के बारे में जानेंगे। चलिए ठीक है, जानते हैं। जय हिंद साथियों, इन्होंने बताया कि मैं राजस्थान के जयपुर ज़िले से बिलोंग करती हूँ। मेरा नाम अनीता कुमारी रोज है। मैं राजस्थान के जयपुर ज़िले से बिलोंग करती हूँ। मेरे परिवार में 7 सदस्य हैं। मेरे पिताजी किसान का काम करते हैं। मेरे 2 भाई और 3 बहनें हैं। उसमें छोटा वाला भाई CRPF वो CISF में है, उनकी ड्यूटी हैदराबाद में है। ओके। तो आपके जो मतलब भाई-बहन हैं उसमें से आपके भाई एक तो सिलेक्टेड है, दूसरी आप अब सिलेक्टेड हो गई हैं, हाँ, और कोई अभी जॉब में नहीं है? अभी कोई जॉब में नहीं है और उसने अब पढ़ाई भी छोड़ दी। मेरी बहनों ने पढ़ाई छोड़ दी है। तीनों बहनें बड़ी है, भाई छोटे हैं दोनों ही। ओके। तो आपने जो दिल्ली पुलिस की तैयारी की, वो दिल्ली पुलिस की तैयारी आपने कैसे स्टार्ट की? कितने आप पहले ये बता दीजिए, पहले आप कौन-कौन से एग्ज़ाम्स दे चुकी हैं जिसमें कि आपका किसी वजह से नहीं हुआ, कि कभी फाइनल मेरिट से रह गई या फिर किसी चीज़ से रह गई? तो आप पहले वो बता दीजिए। सबसे पहले मैंने घर पे कॉलेज करते टाइम पे घर से ही एक एग्ज़ाम पटवार की दी थी। उसमें प्री मेरी क्लियर हो गई थी। उसमें फाइनल एग्ज़ाम में 1 नंबर से रह गई थी। 2017 में मैंने यह एग्ज़ाम दी थी। उसके बाद मैंने RPF की तैयारी की। हमारे रिंगस गांव है एक, सीकर ज़िले में पड़ता है, तो वहाँ पर गैलेक्सी कोचिंग से मैंने तैयारी की थी RPF की। तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था, सब कुछ मेडिकल भी हो गया था। उसमें मैं फाइनल मेरिट में रह गई थी 0.03 से। अगर मैं अदर जोन से भरती तो मेरा हो जाता उसमें, लेकिन मैंने अजमेर जोन से भरा था तो उसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई थी। ओके। तो उस इसके साथ ही देख लीजिए आप लोग के इनके 2 एग्ज़ाम हो गए, जिसमें कि पटवारी में एक तो इनका नहीं हुआ, फिर इन्होंने RPF SI का दिया। इसके अलावा आपने कौन-कौन सा वैसे एग्ज़ाम दिया? मेरी पटवार में रुचि नहीं थी, मुझे आना था इसी फील्ड में, फोर्स लाइन में ही ओके। आना था, तो इस चक्कर में मैंने वो उतनी रुचि भी नहीं ली जितना मैं। इसमें फोर्सेस वाले एग्ज़ाम्स में आपको रुचि हाँ, थी। तो फिर RPF SI के बाद आपने कौन सा एग्ज़ाम दिया? RPF के बाद में मैंने SSC GD का दिया था। दोनों का रिजल्ट 1-2 मंथ के आसपास ही आ गया था, तो मेरा RPF में नहीं हुआ था। तो मैंने ऐसा सोचा कि क्या पता GD में हो जाएगा। GD का फिर मेडिकल भी हो गया था, लेकिन फिर उसमें भी मेरिट में रह गई थी। तो आप फाइनल मेरिट में कितने नंबर से रह गई थी जो आपने एग्ज़ाम दिया था? RPF में शायद RPF में तो 0.03 से और ओह! GD में शायद 1 नंबर से, तो पता नहीं देख लिए 0.50 से। जैसे कि इन्होंने बताया कि फाइनल मेरिट में 0.3 नंबर से या फिर 1 नंबर से जो भी ये रह गई हैं, तो बहुत ही बड़ी बात है। क्योंकि आजकल तो ये आम बात हो गई, क्योंकि सभी का सिलेक्शन नहीं होता। जितनी वैकेंसी आई है उतने ही लोगों को जाना होगा, तो सभी में से कुछ आधे से ज़्यादा लोग तो 0.1, 2, 3 नंबर से तो रह ही जाते हैं, वो तो कॉमन सी बात है एक। तो इसलिए आप लोग को हारना नहीं है, आगे एग्ज़ाम की तैयारी करते रहनी चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप एक बार जो एग्ज़ाम देते हैं उसमें आपका फाइनली सिलेक्शन हो ही जाएगा। जब तक आप 2-3 एग्ज़ाम नहीं देंगे, या फिर किसी का एक पहली बार ही अटेम्प्ट में हो जाता है, वो तो किस्मत की भी बात होती है और मेहनत की भी बात होती है। और आप बताइए आपकी क्वालिफ़िकेशंस क्या है? आपने क्या-क्या कर रखा है पढ़ाई में? मैं MA कर चुकी हूँ अच्छा, MA किस से किया है? हिस्ट्री से। हिस्ट्री से। तो आपकी GS तो काफ़ी अच्छी हाँ, होगी। GS अच्छी थी, लेकिन दिल्ली पुलिस में मेरा भ्रम टूट गया। ऐसा क्यों है? भ्रम क्यों टूट गया? मैंने खूब पढ़ा था GS, लेकिन मेरे नंबर
26 ही आए थे। वही तो बात है, जीएस का कोई वो नहीं होता हाँ, है जीएस का कोई वो नहीं है कहाँ कि से आ जाती हाँ, है। आप जो पढ़ रहे हैं ऐसा जरूरी नहीं कि जो आप पढ़ रहे हैं वही अगर आएगा। जीएस में तैयारी करो तो केवल करंट अफेयर्स को कर लो, अच्छा, उसमें भी हो जाएगा। करंट अफेयर इतनी ज़्यादा कहाँ आती है, 10 नंबर की लगभग 10 आएगी। नंबर, लेकिन स्टैटिक जीके में वो सब कुछ कवर हो जाता है। मैंने ओके। नवीन सर की क्लास ली थी तो उसमें ये स्टैटिक बस जीके तो भैया बहुत आती है, 20 नंबर की लगभग स्टैटिक जीके आती है। हम्म, तो स्टैटिक जीके आप पूरी अपनी कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि अगर इधर उधर के क्वेश्चंस आप नहीं कर पाएंगे तो स्टैटिक जीके तो आपकी हो ही जाएगी। और उतने क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही काफ़ी रहेंगे, क्योंकि अगर 20 नंबर आप स्टैटिक जीके के लिए आते हैं, बाकी आप हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सब पढ़ते हैं उससे आ जाएंगे, 2-4 नंबर करंट अफेयर से आ जाएंगे, तो आपके 30+ नंबर आराम से आ जाएंगे। और अगर एक वेटेज देखा जाए तो पूरा 50% वेटेज जो होता है हमारी जीएस का होता है, तो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है ये हमारी जीएस। और जो कि बिल्कुल भी याद नहीं होती, याद होती है तो उसका रिवीजन करते हैं तो दिमाग से सब निकल जाता है, यही होता है जीएस के साथ तो। और मैथ में आपके कितने नंबर थे? मैथ में मेरे 12 किए थे, 12 सही थे। अच्छा, मैथ 15 में में से 12 और जीएस में 26 नंबर थे। और और कंप्यूटर में 9 वो और कंप्यूटर में 9। रीजनिंग में 22 किए थे, 22 सही थे। ओके, तो इनके टोटल नंबर 69 बने थे, और जिसमें निगेटिव मार्किंग के बाद इनके 62 नंबर हो गए थे, क्योंकि निगेटिव मार्किंग भी दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में होती है। अगर आप निगेटिव मार्किंग 1/4 की ही होती है, तो उसमें ऐसा होता है कि अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत होते हैं तो 1 नंबर आपका कट जाता है। तो हाँ, निगेटिव मार्किंग में भी नंबर कट जाते हैं, तो इसलिए आप सोच समझ के क्वेश्चन अटैम्प्ट किया कीजिए, जिससे कि आपकी निगेटिव मार्किंग में कम से कम नंबर कटे। तो आपने जब तैयारी कर रही थी तो आप मॉक टेस्ट कहाँ से लगाती थी? मैं मॉक टेस्ट ऑनलाइन नहीं देती थी। मेरी कोचिंग में हर सैटरडे को एक वो टेस्ट होता था, तो उसी में मैं भाग लेती थी। अच्छा, क्योंकि इन्होंने ऑफलाइन कोचिंग से पढ़ाई की थी और ऑनलाइन भी पढ़ती थी, बट जीएस पढ़ती थी, बाकी सब उन्होंने ऑफलाइन कंप्लीट किया था, जिसकी वजह से ये ऑफलाइन मॉक टेस्ट देती थी। तो आप लोग भी जहाँ कोचिंग वगैरह कर रहे हैं वहाँ से ऑफलाइन मॉक टेस्ट दे सकते हैं। अगर आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है या फिर टाइम देख के मॉक टेस्ट देना है तो आप ऑनलाइन भी मॉक टेस्ट दे सकते हैं, रोजगार विद अंकित से, एग्जामपुर चैनल से, या फिर बहुत सारी ऐसे ऐप्स हो गए। अब तो यूट्यूब पर आप लोग देख सकते हैं कि ऑनलाइन मॉक टेस्ट कहाँ से लगा है, तो उससे आप लोग मॉक टेस्ट दे सकते हैं, अपनी स्पीड को भी बढ़ा सकते हैं, जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि ऑनलाइन मॉक टेस्ट देने से आपको अपना एक्सपीरियंस का पता जाता है कि आप कितने पानी में, आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपका सिलेबस कितना कंप्लीट हो गया है, और आपको एक ऐसा अनुभव प्राप्त होता है कि हम एग्ज़ाम में अगर बैठेंगे तो कितने क्वेश्चंस कर सकते हैं, और आपको प्रेशर भी देखने को मिलेगा अगर आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट देते हैं टाइम के दायरे में रहकर। तो मॉक टेस्ट के साथ ही साथ आप लोग प्रीवियस ईयर के जितने हो सके उतने क्वेश्चंस लगाइए, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने से आपको ऐसा पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, मैथ में कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, रीजनिंग में किस टाइप के कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। वैसे तो अगर आप रोजगार विद अंकित से पढ़ते हैं तो उसमें जो है, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, रीजनिंग हो, मैथ हो, कंप्यूटर हो, तो उसके सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेट अवेलेबल होते हैं, प्लेलिस्ट वगैरह बनी होती है, तो आप लोग वहाँ से भी कवर कर सकते हैं। बाकी आप प्रीवियस ईयर बुक भी खरीद सकते हैं, जो कि आती हैं दुकानों पर अवेलेबल होती है, वहाँ से भी आप प्रीवियस ईयर दिल्ली पुलिस की बुक खरीद सकते हैं, जिससे कि आप लोग प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस लगा सकेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा, आगे एग्ज़ाम में फ़ायदा आएगा। करें कि दिन में हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए, ऐसे बहुत ही सारे कमेंट आते हैं, तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे कि हमें रेगुलरली कितने घंटे पढ़ना चाहिए? जब मैंने पहले शुरू में आरपीएफ की तैयारी की थी तो उस टाइम पे मेरा कोई वो नहीं था कि मैं इतने घंटे पढ़ती हूँ। जब मेरी आंखें खुल जाती थी रात को 1 बजे 2 बजे, तो मैं किताब लेके बैठ जाती थी। मेरी मम्मी उठती थी, वो बोलती थी कि बेटा अभी तो अब तो सो जा। पता नहीं मुझे उस टाइम पे नींद नहीं आती थी, ऐसा जुनून चढ़ा था कि मैं सिलेक्शन ले ही लूँ। ऐसा ही होता है जब आपकी फैमिली कंडीशंस ऐसी हो जाती है, या फिर आप जब पहला एग्ज़ाम देते हैं तो ऐसा ही होता है कि जितने समय भी आँख खुलती है, जब भी आपको होश आता है, आप पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं, क्योंकि पता होता है ना कि जॉब की क्या वैल्यू है हमारे लिए। और कितने घंटे वैसे पढ़ना चाहिए, बहुत सारे कमेंट आते हैं। अगर ज़्यादा में डेली पढ़ना हो तो 6-7 घंटे भी बहुत है। अगर आप, वही बात है कि कंटिन्यूसली से पढ़ते और दिमाग लगा के पढ़ते तो आपके लिए 6-7 घंटे भी बहुत है। अगर आप इधर उधर की बातें करते हुए थोड़ी देर फ़ोन देखते पढ़ते हैं, वैसे तो आप 12 घंटे 14 घंटे पढ़िए, फिर भी कोई हाँ, फ़ायदा कोई नहीं है, मतलब नहीं कोई है मतलब नहीं उसका। है। अगर आप दिमाग लगा के केवल अपनी स्टडी पे फोकस करके पढ़ रहे हैं तो आप 6-7 घंटे पढ़ रहे हैं, वो भी बहुत है। अगर बिल्कुल मतलब एकाग्रता से पढ़ रहे हैं, वही बात होती है कि अगर आप बिल्कुल ध्यान दे रहे हैं तो वो चीज़ें आपके दिमाग में जाती हैं। और अगर आप पढ़ रहे हैं, नोटिफिकेशन आए, इधर फ़ोन देखने लगे, तो वही बात है, सब दिमाग से निकल जाता है और कुछ दिमाग में नहीं जाता है। हाँ, अगर ऑफलाइन ले रहे हो तो 4 घंटे की तो कोचिंग हो जाती है और घर आके 6-7 घंटे बहुत है। हाँ, बहुत ज़्यादा है। और एक बात ये भी याद रखना कि जैसे आप रेगुलरली पढ़ते हैं तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि मान लिए एक दिन 7 से 8 घंटे पढ़ लिया पढ़ लिया, आराम फिर से। दूसरे दिन पढ़ाई नहीं रही है। हाँ, तो इस बात का भी ध्यान रखना है।
तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सब्जेक्ट वाइज सबसे ज़्यादा जीएस का वेटेज होता है हमारा, तो सबसे ज़्यादा आपको जीएस को ही टाइम देना है। जीएस को मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठ के आप लोग पढ़ा कीजिए, सुबह 4 बजे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सुबह जो पढ़ते हैं वो जल्दी याद होता है। तो इसलिए याद करने वाली चीज़ें सुबह ही पढ़ा कीजिए, बाकी मैथ और रीजनिंग वगैरह आप लोग दिन में प्रैक्टिस सेट लगा लिया कीजिए, या फिर जो भी पढ़ना हो पढ़ लीजिए। याद करने वाली चीज़ें आप सुबह उठ के जल्दी ही पढ़ा कीजिए। तो अब बात करते हैं मैथ की, क्योंकि ये बता रही थी कि इनकी मैथ बहुत ज़्यादा वीक थी, तो इन्होंने कैसे तैयारी की और कैसे इनके मैथ में इतने अच्छे 12 नंबर 15 में से आ गए, तो ये बताएंगी। अब बताइए प्लीज़। मैं मैथ से 10th क्लास में जब मैंने मैथ की एग्ज़ाम दी थी तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं पास भी होंगी नहीं, लेकिन मैं उस टाइम पे पास तो हो गई थी। केवल मेरे 35 नंबर आए थे उस टाइम पे मैथ में, 36। ओके, तो आपने कंपटीशन एग्ज़ाम की मैथ में कैसे तैयारी की? जब मैं शुरू में कोचिंग गई थी तो मेरी मैथ बहुत ही वीक थी। मुझे डर लगता था जब सर मेरे पास आते थे क्वेश्चन देखने तो मैं उसको ढक लेती थी क्योंकि मेरी मैथ बहुत वीक थी। फिर सर ने मुझे बताया कि बेटा पहले वो टेबल याद करो, वर्ग, स्क्वायर, हाँ, घन, ये सब क्यूब बेसिक चीज़ें वगैरह, होती इसको हैं। बेसिक को क्लियर करो। तब जाके मैंने वो शुरू किया तो मेरी आज मैथ मेरी बहुत अच्छी है। हुँ, क्योंकि आप जब मेहनत करेंगे अपनी किसी भी सब्जेक्ट पे, एक टाइम ऐसा आता है कि वो आपका बहुत अच्छा सब्जेक्ट हो जाता है और आपको उसमें इंटरेस्ट भी आने लगता है। जैसे कि मैथ वीक होती है, तो मैं बताती हूँ तो आप लोगों को कि पहले आपको टेबल याद होनी चाहिए, और जैसे परसेंटेज वगैरह पढ़ते हैं तो उसको बिल्कुल बेसिक से पढ़िए। स्क्वायर और क्यूब याद होने चाहिए, ये सब चीज़ें हाँ, जो आपको याद कोचिंग होंगी। में करवाए पहले उनको क्लियर कर लो, फिर घर हाँ, पे आने के बाद जो सेम क्वेश्चन करवाते हैं उन्हीं को रिपीट उन्हीं को करो। रिपीट मेरे करो। सर 1 साल बाद में बोलने लगे थे कि इसकी मैथ 0 थी, आज ये मैं जब क्वेश्चन नहीं पूरा करवा पाता हूँ तब तक ये आंसर भी निकाल देती है। यही होता है। तो आप लोग जो भी आपका वीक सब्जेक्ट है उसको टाइम दीजिए, थोड़ा अलग से टाइम दीजिए, जिससे कि आप लोगों का वो सब्जेक्ट अच्छा हो सके और आप लोग उसकी अच्छे से तैयारी कर अगर सकें। मैथ में एक बार रुचि हो गई तो आपका छोड़ने का मन भी नहीं करेगा हाँ, मैथ को। एक बार बस आपका थोड़ा समझ में आने लगे, सिलेबस कंप्लीट हो जाए, बस आप लोग को बहुत अच्छी लगने लगेगी और आप प्रैक्टिस सेट लगाते ही रहेंगे, क्योंकि जब आपसे क्वेश्चन सॉल्व होने लगते हैं, आपसे आंसर आने हाँ। लगते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट आता है और आपको खुशी भी मिलती है कि मेरे क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही आ गया है। तो ऐसा होता है कि जब भी जो आपको सब्जेक्ट नहीं आ रहा उसको आप टाइम दीजिए अलग से थोड़ा-सा। तो ठीक है, फिर यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। कैसा लगा आपको इनका इंटरव्यू और इनकी जर्नी के बारे में? तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जो भी डाउट और क्वेश्चंस हो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों का रिप्लाई कर दूँगी। तो आप लोग अपनी पढ़ाई पे फ़ोकस कीजिए, फॉर्म जल्दी ही आने वाले हैं और एग्ज़ाम भी जल्दी नवंबर-दिसंबर में हो जाएगा। तो आप लोग जल्दी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, जिन्होंने अभी से तैयारी शुरू नहीं की, अभी आप लोगों के पास 6-7 महीने हैं। मेरी तैयारी में मेरे पिताजी का और मेरे छोटे भाई का बहुत हाथ है। उसने मेरा बहुत साथ दिया था कि दीदी अगर इसमें नहीं हुआ तो कोई नहीं, आगे और तैयारी करो, हो जाएगा हो जाएगा। इसी चक्कर में मैं आगे पढ़ पाई और मेरा सिलेक्शन हो गया। तो जैसा कि आप लोगों ने सुन लिया कि फैमिली वालों का बहुत ही बड़ा योगदान रहता है, वो हमें हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, अगर इसमें आपका नहीं होता तो अगली वैकेंसी में भी हो जाएगा। वो हमें प्रेशराइज़ नहीं करते हैं कि इसमें ही तुझे सिलेक्शन लेना है, ऐसा कोई नहीं घर वाला बोलता है। बस अपने ऊपर खुद ऐसा लगने लगता है कि हो जाना चाहिए सिलेक्शन, जैसी हमारी फैमिली की कंडीशंस होती हैं। तो उस हिसाब से आप लोग ध्यान में रख के पढ़ते रहिए, अपनी फैमिली वालों को देखकर, अपने मम्मी-पापा को देखकर हो जाएगा सबका सिलेक्शन। बस आप अच्छे से दिल लगा के पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद। जय वीडियो साथियों। को लाइक कर देना, शेयर कर देना और फॉलो कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर भी कर देना, जिनको देखना होगा देख लेंगे वीडियोस। थैंक यू सो मच, बाय, जय हिंद।